गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो यार, कुछ लोग कहते हैं सीएसएस अच्छी होती है, कुछ लोग कहते हैं बहुत ही बुरी चीज़ होती है क्योंकि वो थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होती, बट बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपकी वेबसाइट को इतना अच्छा ग्लो देने में, इतनी अच्छी बेटर एक्सपीरियंस देने में हेल्प करती है। और यूजुअली जब हम इसको कोड करते हैं तो हम बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिससे इसकी कोड क्वालिटी और इसकी कोड करने की एक्सपीरियंस खराब होता है एक डेवलपर के लिए। तो आज आपका भाई वही सब वीडियो लेके आ गया जिसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स जो हम कॉमन होती हैं उनको अच्छे से देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका कोड बहुत ज़्यादा क्लीन और एफिशिएंट होगा। ऑल्सो आपका जो आउटपुट है ना, जो वेबसाइट है, वो क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट में भी बढ़ेगी और आपका कोडिंग टाइम भी कम हो जाएगा। सबसे पहला आपका नॉट यूजिंग अ रीसेट सीएसएस। देखो यार, हर ब्राउजर की ना अपने आप से कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मल एक HTML फाइल है जिसमें सिंपल एक H1 टैग है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या देखोगे आप, जैसे सिंपल ये HTML के नीचे बॉडी टैग है, इसके आसपास देखोगे जो ऑरेंज कलर है ना, बाय डिफॉल्ट मार्जिन है। सिमिलरली H1 टैग की भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन है ऊपर 21 पिक्सल के अराउंड। अब हो सकता है क्रोम में अलग हो, मोजिला में इसकी 21 की जगह 25 पिक्सल हो। तो आपको कंट्रोल अपने पास रखना है, आपको किसी और ब्राउजर का कंट्रोल नहीं देखना कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखे। तो सबसे पहले कोई भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करो ना यार, सिंपल गूगल पे जाओ और normalize.css जाके सर्च कर लो, ठीक है। सबसे पहला लिंक आएगा, आपको CSS फाइल डाउनलोड करनी है, यहाँ पे जाके डाउनलोड करनी है और उसका जो कंटेंट होगा ना, ये कॉपी करके अपनी CSS की जो मेन फाइल है ना, सबसे ऊपर से पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा ना, ये हर चीज़ के जो डिफॉल्ट स्टाइल्स होते हैं, इनपुट एलिमेंट्स के, पैराग्राफ्स के, H1 H2 हेडिंग्स के, वो सब ब्राउजर्स के डिफॉल्ट कर देता है, लाइक एक जैसे कर देता है। तो आप इसके ऊपर अपनी जो कस्टम स्टाइलिंग है वो लगा सकते हैं। इससे आपकी बहुत एनर्जी बचेगी फ्यूचर में। दूसरा है नॉट यूजिंग शॉर्ट हैंड स्टाइल्स। तो यार मान लो आपको कोई बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, तो आप क्या करोगे। जब मैंने कॉलेज टाइम में अपना ये नेटफ्लिक्स क्लोन बनाया था प्रोजेक्ट, तभी मैंने ऐसे ही करा था कि बैकग्राउंड वगैरह पे जो इमेज वगैरह लानी होती है उसके लिए 4 चीज़ें यूज़ करी थी। बैकग्राउंड, स्टाइल, साइज़ वगैरह जो होता है। एक बार एग्जांपल फटाफट ढूंढ लेते पुराने कोड का, ठीक है, कि रिपीट करना नहीं करना बैकग्राउंड को, पोजीशन क्या रहेगी और इमेज क्या रहेगी। बट मुझे बाद में पता चला कि आप वही शॉर्ट हैंड लिख सकते हो एक लाइन का, जिससे आपका बहुत टाइम बचता है। सब शॉर्ट हैंड में क्या होगा ना, ये जो ऊपर वाला स्टाइल है, सबसे पहले आपकी इमेज आएगी या फिर कलर कोड आएगा, जो भी आप बैकग्राउंड कलर चाहते हो। फिर उसके बाद अगर इमेज यूज़ कर रहे हो तो आएगा कि रिपीट करनी है नहीं करनी, ठीक है, उसकी वैल्यू। उसके बाद उसका साइज जो क्या करना है, कवर करना है, कंटेन करना है, ओरिजिनल जो है वो रखना है या ऑटो पे छोड़ना है, या फिर आपको फिर उसके बाद आता है फोर्थ वाला, उसकी पोजीशन क्या रखनी है। पोजीशन सेंटर में रखना है, टॉप में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, कहाँ रखना है। तो ये सब चीज़ें आप सिंगल लाइन ऑफ कोड में कर सकते हो और इससे बहुत टाइम बचता है आपका, और रीडेबिलिटी भी बहुत बेटर होती है कि ये जो 4 लाइनें हैं मेरी, मैं अगर इनसे रिप्लेस कर दूंगा इस एक लाइन को तो कितना अच्छा कोड रहेगा, लाइट रहेगा। सिमिलरली मार्जिन में भी ऐसा होता है कि मार्जिन जैसे आप अलग अलग देते हो, मान लो चारों वैल्यू अलग अलग है, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट की, तो आप एक शॉर्ट हैंड ही यूज़ कर सकते हो मार्जिन का, कि आप उसको सबसे पहले टॉप की वैल्यू, फिर राइट, फिर बॉटम और लेफ्ट की दे सकते हो। जैसे बॉक्स मॉडल में अगर आपको दिखाऊं तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, टॉप, आपका टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो वैसे आप लिख सकते हो वैल्यू, लाइक टॉप पे 40 पिक्सल, फिर राइट पे 30 पिक्सल, फिर बॉटम में 20, फिर 15। इस तरह से आंसर लिखिए तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। तीसरा आपका यूजिंग इनलाइन स्टाइल्स। तो यार बहुत डेवलपर क्या गलतियां करते हैं ना, लाइक पहले से चलता आ रहा है कि पहले ना हम ईमेल बनाते थे, जो आप ईमेल फोन पर रिसीव करते हो ना, उसको HTML में कोड करना पड़ता है, और ईमेल क्लाइंट्स इतने अच्छे नहीं होते थे, आउटलुक वगैरह, तो आपको पहले सारा कोड ना आपको टेबल TRTD एलिमेंट्स में लिखना पड़ता था। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए फटाफट आप TRTD की देखो, CSS, ये TR टैग है, TD है, उसके अंदर सारा आपका कंटेंट है। इसमें जो आपको स्टाइल लिखने पड़ते थे ना, वो भी सारे इनलाइन लिखने पड़ते थे, जैसे फॉन्ट साइज, आपका लाइन हाइट वगैरह, कलर वगैरह। अब तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप Gmail वगैरह के लिए बना रहे हो, एप्पल ईमेल के लिए बना रहे हो, लेकिन स्टिल आपको इस वे में लिखना पड़ता है अगर आप आउटलुक वगैरह के लिए कुछ ईमेल आज भी बनाते हो तो ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है। ऑल्दो डेवलपर ये गलती करते हैं, ये HTML फाइल्स में भी कॉपी करते हैं। अब मान लो कोई लिस्ट है, ठीक है, नेटफ्लिक्स हम बना रहे हैं, कि आपने एक एलिमेंट के अंदर ऐसे इनलाइन स्टाइल लिख दिया, अब यहाँ पे वो एलिमेंट आपका लूप की वजह से यहाँ पे 20 बार प्रिंट हो गया। तो इनलाइन स्टाइल में अगर आप एक ही ऐसे 30-40 कैरेक्टर का भी कोड लिख रहे हो ना, तो यार अगर 20 बार भी वो डुप्लीकेट होगा तो समझो आपका जो HTML का साइज है कितना बड़ा हो जाएगा, और वही यूजर को सर्व होगा बड़ा साइज का HTML, तो उसका जो नेटवर्क है और ज्यादा यूटिलाइज होगा, यूजर के लिए पेज और ज्यादा स्लो लोड होगा। CSS को अलग से ही स्टाइल में लिखो, इसको इनलाइन स्टाइल कभी भी यूज मत करो, ऊपर से ब्राउजर के लिए थोड़े से स्लो हो जाते हैं रीड करना, और कल को आप ओवरराइड करोगे CSS क्लास लगा के तो वो भी नहीं होंगे। ये जो इनलाइन स्टाइल्स है इनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी बाद में। फोर्थ हो गया नॉट यूजिंग वेंडर प्रीफिक्स। तो यार वेंडर प्रीफिक्स क्या होते हैं, वेंडर प्रीफिक्स ऐसे समझ लो कि हर जो क्रोम ब्राउजर है, मोजिला ब्राउजर है, ये हर महीने जो इनकी डेवलपमेंट टीम होती है, ये नए नए वर्जन निकालती है, और जैसे ही नए नए वर्जन निकालती है ना, तो CSS के नए नए जो फीचर्स आते हैं
जो अभी डेवलपमेंट फेज में होते हैं, टेस्टिंग फेज में होते हैं, उनकी सपोर्ट देना शुरू कर देती है ताकि लोग उनको एक्चुअली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कैसा वो काम कर रहा है। तो हो सकता है क्रोम में एक फीचर आ गया नया, मान लो कि अभी के लिए मान लो बॉक्स शैडो है, तो क्रोम में बॉक्स शैडो आ गया लेकिन मोजिला और बाकियों में सपोर्टेड नहीं है। तो अगर आपको उसके लिए स्टाइल लिखना ना, तो आपको ब्राउजर स्पेसिफिक टारगेट करके वेंडर लगा के लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको बॉक्स शैडो मान लो यूज करनी है, एक तो डिफॉल्ट स्टाइल आप ऐसे लिख सकते हो, बॉक्स शैडो आपने लिख दिया 10, 20, 30, जो भी आपने साइज डायमेंशन देनी है, इसकी वैल्यू देनी है। बट ये बहुत जनरल रूल है, ये वर्क करेगा सारे ब्राउजर के लिए, ठीक है। हो सकता है अगर सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे तो ये रूल आपका काम ही ना करे। बट अगर सिर्फ क्रोम के लिए आ रखा है ना, तो आप क्रोम में ये बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी टारगेट कैसे कर सकते हो जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। आप सिंपल यहाँ पे जाके जो आपका वेबकिट प्रीफिक्स लगा सकते हो, हाइफन वेबकिट। ये क्रोम और आपके iOS जो ब्राउजर होते हैं उनको टारगेट करता है। अगर उनमें ये बॉक्स शैडो आ गया तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। सिमिलरली मोजिला के लिए आप ये हाइफन मॉज लगा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर के लिए आप MZ लगा सकते हो, ओपेरा के लिए हाइफन ओ लगता है, अलग अलग वेंडर्स के लिए अलग अलग चीजें लगती हैं। तो वो आप लगा के इन एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्टीज से प्ले करके देख सकते हो कि कैसे काम कर रहा है। ऑल्दो आज की डेट में अगर आप वेबपैक वगैरह या कोई भी बंडलर यूज कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो वेंडर प्रीफिक्स लगा देते हैं, तो आप खुद से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट स्टिल इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप क्रॉस ब्राउजर कोड लिख पाए। फिफ्थ हो गया CSS सिलेक्टर HTML के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लिखना। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपका ये हेडर है, ठीक है, इसकी आईडी है, इसके अंदर आपका एक UL एलिमेंट है, उसके अंदर LI एलिमेंट है, जिसके अंदर क्लास है नैव आइटम, और UL की आपकी क्लास है मेन नैव। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं ना, HTML के अकॉर्डिंग CSS लिखते हैं। जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल दिखाऊं, आप पहले हेडर सिलेक्ट करते हो, फिर UL.main_nav UL सिलेक्ट करते हो, फिर उसमें LI सिलेक्ट करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप CSS लिखते हो, ठीक है, जो कि बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। इससे सबसे पहले क्या हो रहा है, आप HTML के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, जो HTML अगर कल को जाके किसी ने UL रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे जाके उसने कुछ कर दिया, UL की जगह div या पैराग्राफ लिख दिया, तो आपका ये CSS खराब हो जाएगी, काम नहीं करेगी। दूसरा, CSS सिलेक्टर बहुत लंबा हो गया, ब्राउजर को इतनी लंबी लंबी चीजें, ये पहले वो LI ढूंढेगा, फिर उसके अंदर वो क्लास वाला एलिमेंट ढूंढेगा, उस पर जाके स्टाइल लगाएगा, जो कि ब्राउजर के लिए थोड़ा सा स्लो कर देता है। आप अपनी CSS इंडिपेंडेंट ऑफ HTML लिखो। जैसे कि अगर मैं बेस्ट उसका वे बताऊं, आप सिंपल हेडर में जो नैव आइटम है ना, मतलब LI एलिमेंट है, सीधा उस पे जाके स्टाइल लगाओ, ना कि आप पहले UL सिलेक्ट करो, फिर LI सिलेक्ट करो, फिर LI क्लास वाला सिलेक्ट करो, क्योंकि आपको सीधा LI पे ही स्टाइल लगाना ना एट द एंड ऑफ द डे। और अगर आप इतना जनरिक भी कर सकते हो, मान लो आपकी जो हेडर है उसके अंदर सिर्फ एक ही UL LI है, आप सेम टाइप का स्टाइल उन पे लगाना चाहते हो, सीधा LI सिलेक्ट कर सकते हो। आपको क्लास नेम भी नहीं लगाना चाहिए आगे आइडली। तो आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। सिक्स्थ आपका नॉट ऑर्गेनाइजिंग योर CSS। इसका क्या मतलब है यार, आप एक CSS लाइन लिखने बैठते हो एक वेबसाइट के लिए, तो यार वो 2-3 हज़ार लाइन की CSS लाइन्स बन जाती हैं। तो कल को अगर किसी नए बंदे को आके उसमें कोई चेंज करना हो, कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन में कोई नया फीचर डालना हो, तो वो तो कर ही नहीं पाएगा। उसको 2-3 हज़ार लाइन की CSS में कैसे ढूंढेगा, तो वो हॉच पॉच करेगा, एंड में जाके ओवरराइड करके लिख देगा, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ, कमेंट्स को अच्छे से यूज करो और अपने CSS को सेक्शन वाइज लिखो। जैसे कि मेरा एक वेबसाइट का सबसे पहले हेडर है, तो उसकी हेडर की CSS यहाँ से स्टार्ट हो गई, कमेंट है, फिर हेडर की CSS यहाँ पे एंड हो गई, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया, मेरा मूवी सेक्शन स्टार्ट हो गया नेटफ्लिक्स लोन का। मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कॉलेज में ये नेटफ्लिक्स लोन बनाया था। अगर जिसने नई वीडियो देखी, मैंने यूट्यूब पे भी बनवाया, आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे मूवी सेक्शन की CSS स्टार्ट हो गई। जो भी मूवी सेक्शन में जो जो बटन है, जो जो क्लिकेबल आइटम है, उसकी सारी CSS यहाँ रहेगी। फिर बैनर सेक्शन स्टार्ट हो गया। सिमिलरली और भी सेक्शन स्टार्ट हो गए, रेस्पॉन्सिव CSS हो गई, यूटिलिटी वाली, कि भाई रेस्पॉन्सिव में क्या करना है। तो ऐसे ऑर्गेनाइज करो, तो हर एक सेक्शन में एक डेवलपर को अगर कुछ भी चेंज करना होगा ना, फटाफट जाके समझ जाएगा, हाँ भाई इसके अंदर यहाँ पे इसकी CSS है, या फिर अलग अलग फाइल बना लो और उनको इंपोर्ट कर लो, जो भी आपके लिए इजी रहे। बट ऐसे अपने कोड को ऑर्गेनाइज करो। सेवंथ है आपका नॉट यूजिंग वेरिएबल कलर्स। तो यार हर वेबसाइट के ना कुछ 2-3 मेन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्नरी लेवल के कलर्स होते हैं। प्राइमरी हो गया जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे अगर फेसबुक की बात कर लो तो ब्लू वाला, सेकेंडली उसका सेकेंडरी हो गया व्हाइट वाला, थर्ड टर्नरी हो गया उसका ग्रे वाला, जो कि बैकग्राउंड शैडोज वगैरह के लिए यूज होता है। और तो ऐसी ना हर जगह ब्रांड, हर बटन का, हर लिंक का कलर आप वो ब्लू कर रहे हो, तो आप वो कलर कोड जो है ना अपने कोड में 100-200 बार कॉपी पेस्ट करोगे। कल को मान लो जाके आपकी वेबसाइट की रीब्रांडिंग होती है, आप लाइट ब्लू का डार्क ब्लू करना चाहते हो, आपको 200 जगह जाके रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि आइडली नहीं है।
तो उसकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस आप एक वेरिएबल बनाओ और उसमें वैल्यू डाल के रखो CSS की, एक कलर कोड की या फिर जो भी एक स्टाइल है उसकी वैल्यू डालो और उस वेरिएबल को यूज करो हर जगह। जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं, हम रूट लेवल एक सिलेक्टर होता है जो हमें ब्राउजर देता है, इसमें हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। हमने मेन कलर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, प्राइमरी कलर ब्लू वाला। हम सिंपल यहाँ पे हेडर में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर में वेर फंक्शन कॉल करेंगे और उसको बोल देंगे भाई ये वेरिएबल की वैल्यू उठा और यूज कर ले, यहाँ पे ब्लू आ जाएगा। सिमिलरली बटन का कलर भी ऐसे ही हो जाएगा, सिमिलरली लिंक का कलर भी ऐसे हो जाएगा। कल को जाके आपको तीनों में यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है कलर कोड, और फिर वहां पे जाके रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपनी रूट कॉन्फ़िग को जाके अपडेट करोगे और बाकी चीजें अपने आप अपडेट हो जाएंगी। समझ रहे हो? कल को जाके आपकी वेबसाइट की 2-3 थीम भी हो सकती है, डार्क मोड, लाइट मोड, वो भी इन वेरिएबल्स के थ्रू पावर अप हो सकती है। 8th आपका नॉट कंसीडरिंग एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है यार, जो आपके थोड़े से इनको कम कलर दिखता है, जो स्क्रीन रीडर वगैरह यूज करते हैं, उनके हिसाब से वेबसाइट नए बनाना। जैसे कि मैं बात करूँ, H1 टैग है, अब इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, तो इसका अगर मैं आपको होवर करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी टेक्स्ट के अंदर कंट्रास्ट में वैल्यू स्कोर आ रहा है 21। अगर यही मैं इसका कलर कुछ कर देता हूँ यार लाइट ग्रे, ठीक है, तो एक सेकेंड लाइट ब्लू कर देते हैं, चलो इसका देखो, अब एक्सेसिबिलिटी स्कोर देखो इसका, वो हो गया ऑरेंज 1.52। इसका मतलब क्या है कि कल को जिसकी आई साइड वीक है ना, वो आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसको पढ़ नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। तो क्रोम भी इसको एक तरीके से रेट करता है एक्सेसिबिलिटी को, तो आप भी अपना एक्सेसिबिलिटी स्कोर जरूर देखो इन चीज़ों के लिए। अपना HTML या CSS उसी स्टाइल में लिखो। कल को अगर आपका डिजाइनर ही गलती करता है ना, तो उसको जाके बोलो भाई एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी यूजर्स को, इस पे कंट्रास्ट बढ़ाओ, यहाँ पे इसका कलर डार्क करो, लाइट कलर मत यूज करो। ये हेल्प करेगा आपके एक्चुअल टारगेट यूजर्स को। 9th है नॉट टेस्टिंग ऑन मल्टीपल ब्राउजर्स। तो यार आप जो फीचर बना रहे हो ना, मान लो आप कोई CSS प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो ग्रिड टाइप की, अब वो हो सकता है क्रोम में सपोर्टेड है, लेकिन हो सकता है ओपेरा में सपोर्टेड ना हो, तो वहां पे आपकी वेबसाइट ब्रेक हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस बनाओ, ऑनलाइन बहुत सारी फ्री टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि लैम्डा टेस्ट हो गया, ब्राउजर स्टैक हो गया। इन पे जाके अलग अलग क्रोम वर्जन्स पे, अलग अलग OS के वर्जन्स पे, अलग अलग ब्राउजर्स पे आप अपनी वेबसाइट की टेस्टिंग कर सकते हैं। कोई भी फीचर बनाओ तो इन पे टेस्टिंग करके ही लाइव लेके जाओ और स्पेशल एफर्ट डालो इस पर टेस्टिंग के लिए। उससे पहले अगर आप जब कोड कर रहे हो ना, आप canIuse.com करके वेबसाइट है, आप सिंपल यहाँ पे जाके जो भी प्रॉपर्टी आपको डाउट हो ना कि सपोर्टेड है नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके सिंपली सर्च कर सकते हो। जैसे ग्रिड का मैं कह रहा था, 94% सपोर्टेड है। पुराने जो सफारी के OS हैं, आई ब्राउजर्स हैं, या फिर ओपेरा वगैरह है, या फिर एज ब्राउजर है, उन पे ही सपोर्टेड नहीं है, तो प्रॉब्लम करेगा ये आपको। 10th हो गया नॉट यूजिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो इससे मेरा मतलब है यार, आप जब भी कोडिंग करना स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले मोबाइल के बारे में CSS लिखना स्टार्ट करो, डेस्कटॉप का मत लिखो, क्योंकि आपके टारगेट ऑडियंस जो है वो 80% ट्रैफिक आपका मोबाइल के अकॉर्डिंग ही आने वाला है। आप उसी के हिसाब से कोड लिखो, फिर उसके बाद मीडिया क्वेरीज यूज करके डेस्कटॉप के लिए आप ओवरराइड करो उन स्टाइल्स को, ठीक है। और ऊपर से रिस्पॉन्सिव से मेरा मतलब है कि जब भी आप कुछ लिखते हो ना, लाइक आपने लिख दिया विड्थ इज इक्वल टू 100%, और आप कोड कर रहे हो 1200 पिक्सल के छोटे लैपटॉप पे 14 इंचेस का जो है, अब उसमें 1200 पिक्सल एकदम सही दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कल को एक बंदा है वो बड़ी स्क्रीन पे लाइक मैकबुक पे खोल ले बड़े वाले, या फिर बड़ा जो LCD होता है उस पर खोल ले, अब उसकी विड्थ होगी भाई 2400 पिक्सल, 3600 पिक्सल, वहां पे आपकी वेबसाइट एकदम स्ट्रेच हो जाएगी, भटूरे की तरह फटी हुई दिखेगी। तो आप ऐसा नहीं चाहोगे। जब भी आप कुछ 100% वगैरह यूज कर रहे हो ना, हमेशा मैक्सिमम विड्थ लगाओ ही लगाओ अपनी सेफ्टी के लिए, और उसको अलग अलग ब्राउजर्स पे हमेशा टेस्टिंग करो, जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में बोला। तो जी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके उसमें कमेंट करके जाना कि भैया मजा आया, अगला टॉपिक हम अच्छे से अच्छा लेके आएंगे, और कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। और थैंक यू वेरी मच लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।